हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे भैया, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको 12th बायोलॉजी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज प्रोवाइड की है, जिसमें मैंने आपको 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1 के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने एक वीडियो में बता दिया है। आज बारी है 12th बायोलॉजी के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी और हमारे दृष्टि से भी, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। या तो ये चैप्टर है वंशागति वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको मानव जनन चैप्टर, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस दूसरे चैप्टर के जितने क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप इसको पढ़कर जाते हैं तो आपका इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। देखिए, हम इस वीडियो में मानव जनन चैप्टर के बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय इन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे आंसर के साथ, ठीक है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का मैं आंसर भी दूंगा। और बहुविकल्पीय पहले हम पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से आते हैं, फिर अति लघु उत्तरीय पढ़ेंगे, फिर लघु उत्तरीय पढ़ेंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय पढ़ेंगे। यानी कि अगर कहा जाए तो मानव जनन चैप्टर के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम जो है भैया, टाइम इज मनी, टाइम बहुत ही कीमती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। अब देखिए भैया, ये हमारे मानव जनन चैप्टर का नाम है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। आप सभी को पता होगा कि चैप्टर किस टॉपिक पर होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग है तो जानना जरूरी है, और अपने बारे में नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? यानी कि स्त्रियों में जब भ्रूण जो है, ठीक है, वो जब अंतररोपित होता है तो किस अवस्था में रहता है? जब वो गर्भाशय की दीवारों से चिपकता है तो किस अवस्था में रहता है? का है मोरूला, खा है ब्लास्टुला, गा है गैस्टुला और घा है न्यूरुला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ब्लास्टुला। यानी कि स्त्रियों में अंतररोपण के समय भ्रूण जो है वो ब्लास्टुला अवस्था में होता है, ठीक है, जब वो अंतररोपित होता है। दूसरा देखिए, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस जो हार्मोन है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? बताइए, जिसको जिसको आंसर पता है कमेंट करते चलिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। का है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, खा है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, गा है स्पर्मेटिड्स द्वारा, घा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। एंड्रोजेंस जो होता है ये लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। लीडिंग कोशिकाएं जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। यानी कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। लीडिंग कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, स्त्रियों में आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यता होता है कितने दिन का? ठीक है, यानी कि जो स्त्रियां होती हैं, जो वोमेन्स होती हैं, उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो सामान्यतः कितने दिन के होते हैं? का है 10 to 11 डेज, खा है 28 to 29 डेज, गा है 25 to 26 डेज और घा है 17 डेज, यानी कि 17 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, लगभग 28 से 29 दिन। यानी कि जो आवर्त चक्र होता है वो 28 से 29 दिन का होता है स्त्रियों में, ठीक है। तो तीसरे का खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मैंने बताया आपको कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? अभी मैंने आपको बताया था। का है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, खा है अधिवेशन द्वारा, गा है जनन कोशिका द्वारा, घा है लीडिंग कोशिका द्वारा। तो भैया लीडिंग कोशिकाओं द्वारा इनका स्रावण होता है, मैंने अभी बताया था टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है। जो मेल्स होते हैं इनमें टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ये हमारे हार्मोन होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। तो ये चार जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अति लघुत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं मुझे लगता है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में 7 से 8 क्वेश्चन लिया है अति लघुत्तरीय प्रश्नों का, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न ज्यादातर आते हैं इस चैप्टर से।
तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 1 लाइनर 2 लाइनर 4 लाइनर ऐसे रहेंगे अत लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी एक एक नंबर के एग्जाम्स में आते हैं। फर्स्ट देखिए लीडिंग कोशिका, देखिए ऐसा नहीं है कि अत लघु उत्तरीय में ही आएंगे, ये लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं। जो आपका 2 नंबर वाला लघु उत्तरीय होता है उसमें भी ये पूछे जाते हैं। देखिए लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। यानी कि लीडिंग कोशिकाएं जो है वृषण में पाई जाती हैं, जो टेस्टिस होता है, ठीक है, पुरुषों में पाया जाता है। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम लिखिए। लीडिंग कोशिकाएं कौन कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? तो लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम LH हार्मोन भी बोलते हैं, इसके नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। मतलब लीडिंग कोशिकाएं किसका स्रावण करती हैं, किस हार्मोन का? दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन, इन दोनों हार्मोन्स का स्रावण लीडिंग कोशिकाएं करती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। भैया ये स्त्रियों से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो उस प्रक्रिया का आपको नाम लिखना है जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूलेशन। आप लोगों को शायद पता होगा, कुछ लोगों को, ओव्यूलेशन, ठीक है। जो हमारे बायो वाले स्टूडेंट हैं, जो बहुत तगड़े वाले स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा कि अंडोत्सर्ग होता क्या है। इस प्रक्रिया में ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है, ठीक है। ये स्त्रियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जानना जरूरी है ये सारी चीजें। अभी आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको जानना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी में भी हमारे शायद ये क्वेश्चन है। देखिए आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र जिसे इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, इसका कौन से हार्मोन नियमन करते हैं? यानी कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और इसको नियंत्रित कौन से हार्मोन करते हैं? तो देखिए आवर्त चक्र जो है ये मादाओं में यानी कि स्त्रियों में पाया जाता है, सबको पता होगा, ठीक है। बेसिकली स्त्रियों को यानी कि जो लड़कियां हैं, देखिए मादाओं प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है। इसमें जो अंडाणु निर्माण है वो 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र, मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। मतलब इसको कई नामों से हम जानते हैं, ठीक है, चाहे आप आवर्त चक्र बोलिए, मासिक चक्र बोलिए या ऋतुस्राव चक्र बोलिए। देखिए 28 से 29 दिन का होता है, तो इसको लिए मासिक चक्र भी हम इसको बोल सकते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक स्त्री में ये चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यानी कि स्टार्टिंग जो होता है आवर्त चक्र का वो 12 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है और 45 to 55 वर्ष की आयु में ये जाकर फिनिश हो जाता है। उसके बाद जो स्त्रियां हैं वो गर्भ धारण के लिए सक्षम नहीं होती 45 से 55 वर्ष के बाद, ठीक है। ये चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भ धारण में सक्षम हो जाती है। यानी ये आवर्त चक्र जो है ये अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण को दर्शाता है, और जैसे ये प्रारंभ होने लगे समझ लीजिए जो लड़की है वो गर्भ धारण के लिए सक्षम हो चुकी है, मतलब प्रेगनेंसी के लिए वो सक्षम हो चुकी है। आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते हैं, मतलब उसको नियंत्रित 2 हार्मोन करते हैं। एक हमारा LH हार्मोन जिसको मैंने बताया था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको बोलते हैं। दूसरा है FSH हार्मोन्स जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। फुल फॉर्म में बोल रहा हूँ, LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये दोनों जो है आवर्त चक्र का नियमन करते हैं, ठीक। तो ये है आवर्त चक्र क्या होता है, ठीक। चौथा देखिए क्वेश्चन, अब आवर्त चक्र तो हो गया भैया, अब जो है अंतरोपण भी हो गया, बच्चे भी हो गया। अब जब 9 मंथ पूरा होगा, जो भी समय सीमा है जब पूरा होगा तो प्रसव होता है, मतलब बच्चे का जन्म होता है। तो प्रसव क्या है? पार्ट्यूरिशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? यानी कि प्रसव क्या है? प्रसव का मतलब बच्चे का पैदा होना ही प्रसव कहलाता है। इसको प्रेरित करने वाले कौन से हार्मोन होते हैं, मतलब इसको प्रेरित कौन करता है? देखिए गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। यानी कि जो गर्भकाल है पूरा होते ही, ठीक है, जो बच्चा है, जो शिशु है, उसका गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। मतलब बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया में बायोलॉजी के भाषा में हम प्रसव बोलते हैं। इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। मतलब इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो गर्भाशयी और उदरीय संकुचन होंगे और गर्भाशय जो है फैल जाएगा जिससे गर्भस्थ जो शिशु है, बच्चा है, वो बाहर आ जाएगा। इसी को प्रसव बोला जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन
एस्ट्रोजन, कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। मतलब इसको प्रेरित कौन करता है कि भैया परसों होना चाहिए। अब इसको प्रेरित करने वाले हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल। ये तीनों हार्मोन प्रसव को प्रेरित करते हैं, पार्ट्यूरिशन को, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। तो प्रसव अगर देखा जाए सिंपली तो गर्भकाल पूरा होते समय ही जो शिशु है उसका माता के गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है। इसको 2-3 हार्मोन प्रेरित करते हैं, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल। ठीक है। 5वां क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा देखा जाता है कि हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताइए ये क्यों सही नहीं है। मतलब हमारे समाज में क्या होता है, जब लड़कियां पैदा होती हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़कियां जो पैदा होती हैं वो अपनी माता के कारण पैदा हुई है। तो ऐसा ये सच है या नहीं है, ये आपको बताना है कि हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने पर दोष जो है महिलाओं को दिया जाता है कि तुम्हारे कारण ही भैया लड़की का जन्म हुआ। ठीक है। तो बताइए ये सही है या नहीं है। तो ऐसा सही नहीं है, क्योंकि भाई देखिए, स्त्री में XX गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि स्त्रियों में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है। जब स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का Y गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्र उत्पन्न होता है। यानी कि जब स्त्री का X गुणसूत्र और पुरुष का Y गुणसूत्र मिलेगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है। XY मिलकर पुत्र का जन्म होगा। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है। मतलब जो संतान उत्पन्न होती है, जो बच्चा पैदा हुआ है, वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण पुरुष के गुणसूत्रों द्वारा होता है। तो सारी गलती, मतलब सारा जो खेल है वो पुरुषों का ही होता है। ठीक। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि लड़की जो है आपके कारण पैदा हुई है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, ना कि किसी स्त्री के गुणसूत्र से। चूंकि पुरुष में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होना ही संतान के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना गलत है। ठीक है। तो ऐसा जो लोग बोलते हैं कि भैया जो लड़की पैदा हुई है वो अपनी माता जी के कारण ही पैदा हुई है, तो ये गलत है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ठीक है। जब पुरुष का X गुणसूत्र और जो माता है उसका X गुणसूत्र मिलेगा तभी लड़की होगी, और जब पुरुष का माता का X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। ठीक है। तो हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, ये गलत है या सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्त्री में XX गुणसूत्र और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का Y गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्र उत्पन्न होती है। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है। कोई भी संतान हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसका जो लिंग निर्धारण होगा, मतलब वो लड़की होगी या लड़का होगा, इसका निर्धारण पुरुषों के गुणसूत्र द्वारा ही होता है। तो ऐसा बोलना गलत है कि भैया तुम्हारे कारण ही लड़की का जन्म हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, होता है ना किसी स्त्री के गुणसूत्र द्वारा। चूंकि पुरुषों में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होना ही संतान के लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है। चाहे लड़की होगी या लड़का होगा, इसमें जो है पुरुष उत्तरदायी होते हैं और महिलाएं भी, दोनों। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही लोग के कारण लड़की हुई है या लड़का पैदा हुआ है। ठीक है। दोनों के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, दोनों के गुणसूत्र वहां पे देखे जाते हैं। ठीक है। 6 नंबर देखिए, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। जो शुक्राणु होते हैं पुरुषों में, इसको पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। पोषण का मतलब उसको पोषण देती हैं। ठीक है। ताकि वो जीवित रहे। ठीक है। तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? सर्टोली कोशिकाएं। 1 लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सिंपल सा है, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े में बात की जाए तो 23 जोड़ी होते हैं। तो लिख दीजिए, मानव में कुल 46 गुणसूत्र, क्रोमोसोम 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि मनुष्यों में जो है वो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर देखा जाए सिंपली तो 46 क्रोमोसोम्स, और जोड़ों में देखा जाए तो 23 जोड़े। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी स्त्रियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है।
कि दुग्ध श्रावण से आप क्या समझते हैं। भैया ये बायोलॉजी है, इसमें आपको अपने बारे में तो पढ़ना ही होगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है। तो दुग्ध श्रावण से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिंपल सा है, स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं, ठीक है। जैसे स्त्री जो है 12 से 13 वर्ष या इससे ऊपर की आयु में पहुंचती है तो क्या होता है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, चाहे स्त्री होगा चाहे पुरुष होगा। पुरुष होंगे भैया तो उसमें दाढ़ी मूछ और भी सारी चीजें आने लगेंगी, तो उससे पहचान हो जाती है, ठीक है, कि ये जो है यंग हो गया है। तो स्त्री के स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनमें दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक दूध श्रावण नहीं होगा भैया तो बच्चे को दूध कैसे पिलाएंगे, ठीक है। ये माँ को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है, मतलब जो बच्चा पैदा होता है उसको दूध पिलाने के लिए ही ये होता है, ठीक है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग में दुग्ध श्रावण होता है उसमें कई प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा हो तो उसको क्या है कि माता का दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि माता के दूध में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो बच्चे को पोषण प्रदान करते हैं, मतलब उसको और भी सक्षम बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हुआ उसको स्टार्टिंग से ही गाय या भैंस का दूध पिलाया जाए या बाहर के डब्बे का दूध, ऐसा नहीं होता। मतलब स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग में तो माता का दूध पिलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं, ठीक है। उसके प्रतिरोधी क्षमता, उसके लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं, ठीक है। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। मतलब डॉक्टर खुद ही कहेंगे कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसके जो 1-2 महीने हैं उसमें सिर्फ माता का दूध ही पिलाना है, बाहर का दूध नहीं यूज करना है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत नाजुक होता है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो माता का दूध पिएगा तो उसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो उसको पोषण प्रदान करेंगे और उसको और स्ट्रांग बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भैया स्टार्टिंग में जो है माता का दूध ही पिलाइएगा ताकि बच्चे में कोई कमी ना रहे और ये जो है फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रहे, ठीक है। तो यही था, प्रसव में कुछ नहीं था। मतलब स्त्री के स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनमें दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम दुग्ध श्रावण कहते हैं। ये माँ को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तथा एंटीबॉडीज समाहित होते हैं। यानी कि स्टार्टिंग के दिनों में जो दूध निकलता है उसमें कई प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं जो नवजात शिशु यानी कि बच्चे को प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, मतलब पर्याप्त मात्रा में, जो बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। यानी कि एक स्वस्थ शिशु जो बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने होते हैं उसमें डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध ही पिलाइएगा ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ठीक है। तो ये आपका हो गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्नों में आते हैं जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शुक्राणु जनन क्या है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। यानी कि शुक्राणु जनन क्या होता है। शुक्राणु जनन का मतलब क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होना, ठीक है। तो कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब विस्तृत उत्तरीय में आते हैं। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया। एक आध क्वेश्चन और होगा, अंडाणु जनन या ऐसे प्लेसेंटा क्या होती है, इन सबको आप तैयार कर लीजिएगा। अंडाणु जनन और प्लेसेंटा क्या होती है, ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अपरा जिसको बोलते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में देखिए, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब विस्तृत उत्तरीय में 2 क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक मनुष्य का जो नर जनन तंत्र होता है और दूसरा मनुष्य के में मादा जनन तंत्र। इन दोनों का सचित्र वर्णन करने को आता है, क्योंकि हम मानव जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं। मानव के अंतर्गत स्त्री भी आएंगे, पुरुष भी आएंगे, ठीक है। तो मनुष्य में नर जनन तंत्र का आपको चित्र के साथ व्याख्या करनी है, कौन कहाँ होता है, कौन सा पार्ट, ठीक है। दूसरा मनुष्य में मादा जनन तंत्र यानी कि स्त्रियों में जो मादा जनन तंत्र है उसकी आपको व्याख्या करनी होती है, क्योंकि ये मानव जनन चैप्टर है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। और फर्म कैसी भैया अपने बारे में नहीं जानेंगे तो, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर उसको पढ़ने में हिचकिचाहट बिल्कुल भी ना रखें, चाहे वो अपने से रिलेटेड हो या कोई और, क्योंकि बायोलॉजी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। खुद के बारे में ही नहीं जानेंगे तो बेकार है। तो ये आपका था विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो आपका ये चैप्टर है, ठीक है,
चैप्टर जो आपका ये है वो यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको इस वीडियो में 12th बायोलॉजी के चैप्टर 2 मानव जनन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक सारे बता दिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर लघु उत्तरीय प्रश्नों का आपने आंसर नहीं बताया। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा, एक एक चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न, टेंशन मत लीजिए। पहले हम चैप्टर वाइज की सीरीज को ठिकाने लगा दें, मतलब लास्ट तक बता दें, उसके बाद में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर भी वीडियो बनाएंगे और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पर भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी ये। कल हम फिर मिलेंगे तीसरे चैप्टर के साथ, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।